नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर मुझे जितने फैक्ट्स मिलेंगे मैं उन्हें भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, उन वीडियोस को देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। आपके ऑप्शन हैं साइमन कमीशन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, अगला है माउंट बेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, इसे समझते हैं। बात है भारत के संविधान सभा के निर्माण से, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव। हम जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1927 में, ठीक है। क्यों हुआ था? देखिए, 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था और भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए उसमें एक प्रावधान था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए अगले 10 साल बाद एक आयोग का गठन होगा। अब ब्रिटिश सरकार करती क्या है, वो जैसे 1919 से 10 साल बाद, कब 1929 में होना चाहिए था गठन, लेकिन ब्रिटिश सरकार करती क्या है, वो समय से पहले ही, मतलब कि 1927 में ही आयोग का गठन कर लेती है। आपने साइमन आयोग सुना होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन करती है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? अब इस आयोग का गठन होता है भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए, ठीक है। 1919 में जो भी भारत शासन अधिनियम आए थे वो कितना अच्छा हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन हुआ था। अब जब इसका गठन हुआ तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। अब ये 7 के 7 सदस्य जो थे ये थे अंग्रेज, ठीक है। इसमें भारतीयों के लिए आयोग का गठन हुआ था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई और इसी कारण इसका विरोध भी हुआ। और ये 7 अंग्रेजों के कारण इस आयोग का नाम श्वेत आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, प्रस्ताव कब आया? 1927 में, नवंबर 1927 में आया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तब आपका आंसर होगा 1928, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में, ठीक है। तो ये है साइमन कमीशन से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय शहीद कब हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये भी आप याद रखना। देखिए, इसमें अगला ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव यानी कि हम कह सकते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया, आपने सुना होगा। तो ये आया था 1942 में। क्यों आया था? बस यही काम, यही था, संविधान सभा का निर्माण करना है, किस प्रकार से आगे संवैधानिक सुधार होंगे, तो इससे संबंधित इस आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। अब क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अपने कारणों से इस आयोग का विरोध कर दिया था और ये आयोग इस कारण निष्फल हो गया था, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? यह आया था 1942 में। ये जो क्रिप्स किसके नाम पर पड़ा है पता है? इनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इनके नाम पर ही क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा था। इसके बाद ऑप्शन डी जो यहाँ इसका आंसर भी है, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना, ये क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आया था। यह आया था 1946 में, ठीक है। ये 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन? एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 1942 वाले क्रिप्स प्रस्ताव वाले क्रिप्स ही हैं, ठीक है। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये 3 थे, ये पूछा जाता है पेपर में। और ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आया था मार्च 1946 में आया था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया दिया है, ठीक है, मार्च में आया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ये 3 इसमें सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसकी अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने, ठीक है। और फिर मई 1946 में इस मिशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। अब मई में इसने अपनी रिपोर्ट दी, तो फिर जुलाई के महीने में, ठीक है, जुलाई में क्या हुआ, चुनाव हुए संविधान सभा के सदस्यों के लिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है कभी। तो जैसे
आज के समय में हम राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं ना, कैसा होता है राज्यसभा सांसदों का चुनाव? जो हमारे विधायक होते हैं, तो विधायक हो गए, ये राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ, जो उस समय के राज्य विधानमंडल मतलब कि विधायक कह लीजिए, तो विधायकों ने क्या करा, इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो जुलाई में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं। फिर जाके क्या होता है, 9 दिसंबर, आपने सुना होगा 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा जिसने पढ़ा होगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, तो एच.सी. मुखर्जी, आप नाम याद रखना। तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, एक चीज़ में और समझने वाली बात है, 9 तारीख को क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। फिर 9 में 2 दिन जोड़ लीजिए, फिर क्या हुआ, 11 तारीख को इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। ये 2 इसको याद रखना, +2 करना है, क्या क्यों करना है भी आगे बताता हूँ। फिर 11 तारीख को क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। फिर 11 में +2 करिए तो 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो हम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। पेपर में आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सामने, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और फिर इसमें डिस्कशन हुआ होगा। डिस्कशन होने के बाद 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947 को, और प्रस्तुत कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये एक तरफ से आपको निचोड़ मानिए संविधान सभा के गठन का। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, आप इसको समझना, और जो मैं इंपॉर्टेंट आपको इसमें फैक्ट से बता रहा हूँ उनका नोट डाउन भी करते रहना। ठीक है, तो 22 जनवरी को आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब संविधान सभा के सदस्य कितने थे, तो याद रखना, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 389 इसके सदस्य थे। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे भारत का विभाजन भी हो गया। अब विभाजन होने के बाद क्या हुआ, कुछ जो सीटें थी वो पाकिस्तान में चली गई, कुछ बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनकी संख्या घट गई। अब फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, कब हुआ पुनर्गठन, ये आज़ादी के बाद हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को। इस समय पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने हो गए, 299। ठीक है, इसे भी याद रखना, पेपर में पूछता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था फर्स्ट टाइम तब इसके सदस्य कितने थे, तब थे 389, और जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को तब इसके सदस्य कितने थे, 299। ठीक है, 299। इन बातों को आप याद रखना। इसके बाद संविधान सभा में बहुत सारी समिति भी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, जैसे झंडा समिति बनी थी, मौलिक अधिकार समिति बनी थी। ये आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने उनमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने सॉल्व किया, उन्हें आप देखिएगा। ठीक है, तो उनमें मैंने बताया हुआ है अच्छे से। फिलहाल आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको ये बताया आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको बता के बताया, ठीक है, इतना डिटेल में, ताकि आप चीज़ों को समझो कि कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आई थी कि ये जो माउंटबेटन योजना है, ये माउंटबेटन योजना कब आई, ये आई थी 3 जून 1947 को। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत का विभाजन करना है, तो इस संबंधित में पेपर में आता है कि भारत के विभाजन से संबंधित कौन सी योजना आई थी, तो ये माउंटबेटन योजना आई थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इसको लाया था 3 जून 1947 को। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अभी मैंने आपको बताया ना संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे, प्रांतों की विधानसभा द्वारा। ठीक है, प्रांतों के जो हमारे विधायक होते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के विधायक होते हैं ना, 70 विधायक हैं, तो इन लोगों ने
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक है, ऐसा समझिए। तो प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उद्घाटन अधिवेशन मतलब 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, यही पूछ रहे हैं। तो कौन थी? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ये चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? HC मुखर्जी चुने गए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी समितियों का निर्माण हुआ था, तो उसमें से एक थी प्रारूप समिति। सबसे मेन इम्पोर्टेंट समिति थी ये। इस प्रारूप समिति का ही प्रमुख काम था संविधान का निर्माण करना। और संविधान का निर्माण किसने किया? वो किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? इसमें कुल सदस्य थे 7 थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार कह लीजिए या फिर विधि सलाहकार कह लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था BN राव को किया गया था। ठीक है, इसे याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, देखिए क्वेश्चन अब आ रहे हैं उससे संबंधित। तो 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? ठीक है, संविधान सभा ने कब पारित किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। आपने अगर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि हम 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो ठीक है, तो संविधान सभा ने कब किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, दोनों में अंतर है। संविधान सभा ने कब किया? 26 नवंबर 1949 को, और देश में कब लागू हुआ पूरी तरह से? ये हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो अब आगे है कि पूरे देश में पूर्णतः कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को ही बना था। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो सर्वोच्च शासक है वो चुना जाएगा। वो एक तरफ से अब वंशानुगत नहीं होगा, जैसे राजा का बेटा राजा बनता था, तो इस टाइप से नहीं होगा। वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। ठीक है, उसे कहते हैं गणतंत्र। तो भारत गणतंत्र कब बना? ये बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी? ये थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन को समझना। भारतीय संविधान के किस भाग को तो किसे कहा गया है? ये कहा गया ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में है? आर्टिकल 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसकी व्याख्या की गई है। तो और अनुच्छेद 32 किसका भाग है? वो है मौलिक अधिकारों का भाग। ठीक है, भाग 3 का भाग, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका आंसर तो प्रस्तावना भी होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
ठीक है, इस बात को याद रखना। वो देखिए, जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई बुक लेते हैं, तो उसका आगे से उसका एक इंडेक्स बना रहता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो प्रस्तावना हमें यही बताती है कि इस संविधान की जो पुस्तक है, बुक है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे समाजवाद के गुण देखने को मिलेंगे, हमें अवसर की समता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें उसमें प्रस्तावना में ये बताया जाता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, एक तरफ से वो संविधान के बारे में बताता है लेकिन अंग नहीं है, ठीक है, उसका भाग नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो दी गई है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि मेरे ये अधिकारों का हनन है, मुझे न्याय दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से कौन सी विशेषता ली गई है, ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। ठीक है, जैसे हमारे वहाँ उच्च सदन निम्न सदन होते हैं ना, तो ऐसे ही ब्रिटेन में भी उच्च सदन निम्न सदन होते हैं। दूसरा है ऑप्शन बी, संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो ये ली है हमने कनाडा से। कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। मौलिक मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं यूएसए से। ठीक है, अमेरिका से लिए हैं। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मूल कर्तव्य लिए हैं हमने रूस से। ठीक है, रूस का पुराना नाम था सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से हमने ये मूल कर्तव्य लिए थे। अब सोवियत संघ को हम रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में है 12। ठीक है, कितनी है, 12। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, 8 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो भारत संघ में शामिल जितने भी हमारे अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमें किस अनुसूची में मिलती है। अनुसूची मतलब उसमें हमें इन सारे राज्यों के, इन सारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मिलते हैं कि हमारे देश में ये राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये किस अनुसूची में दिया गया है, प्रथम अनुसूची में। किसमें, प्रथम अनुसूची। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ से। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि इस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और की शपथ का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, इसे याद करते चलना कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 69 में। ठीक है, 69, आर्टिकल 69 में हमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में हमें पता चलता है। और आर्टिकल 159, ठीक है, आर्टिकल 159 में हमें राज्यपाल की शपथ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तो निम्न अनुच्छेदों में है। और इनके अलावा जितने भी जैसे प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं और जितने भी ये पदाधिकारी होते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख किसमें है, वो है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हमें राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं, 22 हैं। ठीक है, 22 हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी राजभाषाएं थी, तब थी 14। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी राजभाषाएं थी, तब थी 14 और अब हैं 22। तो ये हमें किस अनुसूची से पता चलता है, ये पता चलता है हमें 8वीं अनुसूची से पता चलता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। यहाँ पर एक 7वीं अनुसूची दिया है, तो 7वीं अनुसूची में हमें जैसे केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है ना, कि जिसमें आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये हमें किस अनुसूची में पता चलता है, ये पता चलता है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो दल बदल से जो संबंधित प्रावधान है ये हमें मिलते हैं 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अभी 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से, 52 संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था 1985 में। ठीक
ठीक है, 1985 में जोड़ा गया। इससे आप याद रखना, पूछा जाता है पेपर में। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान का अंग बनाया गया। तो आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 243, सुना होगा आपने, आर्टिकल 243 में से जोड़ा गया। ठीक है, अभी 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हुआ था 1992 में। ठीक है, तो इसे अब याद रखना, 73वां संविधान संशोधन था 1992 में हुआ। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसे अब याद रखना। और कभी पूछ लेता है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसे गांवों में पंचायती राज व्यवस्था होती है ना, ऐसे ही शहरों में आपने देखा होगा नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, तो उसे 12वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और पेपर में कभी पूछ लिया जाएगा कि जो ये नगरीय शासन है, जैसे मैंने आपको नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कहा, तो इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कौन से? 74 संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी कब हुआ था? ये भी हुआ था 1992 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? देखिए यूपीएससी के पेपर में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन को भी आप याद रखना। ठीक है, ये लिखा गया है, वो कभी कभी इसको घुमा भी देता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक परिसंघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन ही पूछ लेता है। तो इस लाइन को भी आप याद रखना। तो ये किस अनुच्छेद में कहा है? ये कहा है अनुच्छेद 1 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, जो अनुच्छेद 51 है ये किसका भाग है? ये है नीति निर्देशक तत्वों का। तो ये भी आप याद रखना। बाकी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 में, 1, 2, 3। और क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी है? तो इस 2 को आगे बढ़ा लेना। ठीक है, तो राज्यपाल को है 213। ठीक है, राष्ट्रपति को है 123 और राज्यपाल को है, इस 2 को आगे रखिएगा, 213। ठीक है, 213 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जैसे हमारे वहाँ राज्य लोक सेवा आयोग होता है, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, तो ये हमें किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? ये बताया है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, किस में बताया है? अनुच्छेद 315 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS होती है, IPS होती है, IFS होती है, तो ये किस आर्टिकल में दी गई हैं? ये दी गई हैं जिसे हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, ये है अनुच्छेद 312 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे आगे के प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।